Assalamu alaikum and welcome to DNA Debate News and Analysis. हम तो यहाँ सियासी डिबेट्स तो करते रहते हैं, एग्री टू डिसएग्री होता रहता है, लेकिन आज हमने एक्चुअली बात करनी है जो कि सारे हमारे पैनलिस्ट मुत्तफिक हैं कि महंगाई, ये महंगाई जो है, एक आम आदमी वो क्या मिनरल वाटर तो पी नहीं सकता। आपके नलकों के अंदर गंदा पानी आ रहा है, आर्सेनिक उसके अंदर है, ये पी रहे हैं। और हमारा प्रिवेंशन, वो कहते हैं ना, इज बेटर देन क्योर, वो नहीं है। हम बीमार हो जाएंगे, फिर हमारी क्योर, वो आप कह रहे हो क्योर होगा। आटे की कीमत कहाँ चली गई है, आपकी चीनी की कीमत कहाँ चली गई है। रुपया बिल्कुल बेशक मैं कहूंगा कि 214 रुपये इशारिया 65 पे आ गया, पहले 214,95 पे था। अच्छी बात है, आ रही है, लेकिन आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। ये क्यों नहीं मिल रहा? और ये कल के प्रोग्राम में अगर आपने देखा तो इसमें इफ्तिखार साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम इधर उधर की बातें करते थे, और लेकिन जो एक्चुअल आपके मसले हैं, जो महंगाई है, इश्यूज है, उसमें बात नहीं होती है। हम सब उससे बिल्कुल मुत्तफिक है, बिल्कुल होना चाहिए। और जैसे मैंने कल कहा था कि आज इस पे कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन अब करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह पे है, वो होता रहेगा, करते रहेंगे, लेकिन अगर इंसान को रोटी ना मिले, पानी ना मिले, दालें ना मिले, गोश्त ना मिले, मटन ना मिले, तो आप कैसे जिंदा रहोगे? सलीम बुखारी, इफ्तिखार अहमद और जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद है एज ऑलवेज। बुखारी साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। प्लीज मुझे बताइए, आप कम से कम मुझे वो चाबी दें कि एक आवाम को हम कोई सांस लेने का कोई, आप कह लो कि आईसीयू से बाहर बताएं कि भाई कीमतें बेहतर हो जाएंगी और कम हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। पीछे देखिए, गुजारिश ये है कि मुझे तो दो तीन बातों पर बहुत हैरत है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि डॉलर की कीमत कम हो जाए, पेट्रोलियम की कीमत कम हो जाए प्रोडक्ट्स की, लेकिन एक आम आदमी के लिए तो ये बेमानी चीज़ है, उसको तो कोई रिलीफ मिल ही नहीं रहा। उसकी तो चीखें पहले की निस्बत 100 गुना ज़्यादा निकल रही हैं। दूसरी बात यह कि जब ये लोग आए थे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो सबसे बड़ा इशू ये था कि हम महंगाई इतनी हो गई है, हम आएंगे तो महंगाई को कंट्रोल करेंगे। ये कंट्रोल करने की बजाय ये तो 200 से 300% तक चीज़ें बढ़ गई हैं कीमतें। ये मेरे पास पड़ा है चार्ट, इस पर मैंने टिक मार्क किए हैं। कोई एक खाना ऐसा नहीं है जिसमें मुझे माइनस में दिखाई दे रहा हो। अगर यही होना था तो फिर ये मुझे नहीं समझ में आती कि ये तब्दीली जो है इसका मकसद क्या था। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि चलिए जो लग्जरी आइटम्स हैं वो महंगी हो जाएं तो अमीर आदमी अफोर्ड कर सकता है। जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं जो रोज़ की बुनियाद के ऊपर चाहिए, दाल है, चीनी है, आटा है, नमक है, उसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। तो गरीब आदमी तो मुझे नहीं समझ में आती कि कहाँ खड़ा है और कहाँ नहीं खड़ा। दूसरी बात यह कि अब अवाम में एक अजीबो गरीब किस्म का रद्द अमल हम देखते हैं कि वो वज़ीर आज़म साहब के वादे दावे या ऐलानात हों या मिफ्ता साहब की जस्टिफिकेशंस हों या जो वो उम्मीद की किरण दिखाने की कोशिश करते हैं, वो कोई नहीं मानता उसको। ये कैफियत तो बड़ी खौफनाक कैफियत है। मतलब है, इसमें इलेक्शन हो या ना हो, इससे क्या गरज है अवाम को? उनको तो अपनी रोटी मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है। बहुत बुरे हालात हैं और इसको कोई भी शख्स बैठ के ना डिफेंड कर सकता है, ना इसको बैठ के प्रोजेक्ट कर सकता है। ये शर्मिंदगी की बात है और हमारी हुकूमत को इसके ऊपर बहुत सीरियस नोटिस जितनी जल्दी हो सके लेना चाहिए, क्योंकि अगर अवाम बाहर आ गए गुर्बत से तंग आके, तो वो भी आपको पीछे, आपको भी पता है, मेरे दो साथी बैठे हैं सीनियर, उनको भी पता है कि जब पीपल जस्टिस होने शुरू हो जाए तो मॉब मेंटालिटी फिर क्या करती है। मैं उससे डराना चाहता हूँ इस रजीम को कि खुदा के लिए, सियासत अपनी जगह, आप पीटीआई के साथ जो मर्जी खेल खेलें, लेकिन खुदा के लिए ज़रा अवामुन नास का तो सोचें। बिल्कुल सही कहा इफ्तिखार साहब। ये जो हम पहले देखा था हुकूमतों में, वो सस्ता बाजार लग जाता था, फिर उसके बाद आप कहते कि वो यूटिलिटी स्टोर्स, प्राइस कंट्रोल रमजान के अंदर, ये हम 365 दिन क्यों नहीं कर सकते प्राइस कंट्रोल? भैया ये जो बात है, ये सियासतदानों की समझ में नहीं आ रही। वो अपने एक झगड़े में मसरूफ़ हैं और उस झगड़े से बाहर नहीं निकलते। किसी को कम वक्त मिला है, किसी को ज़्यादा वक्त मिला है। मसलन जो अब ताज़ा तरीन जो टेन्योर रहा है वो मुशर्रफ का रहा है, मुशर्रफ के दौर में जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका रहा है, और उसके बाद जो ज़्यादा अरसा मिल रहा है वो मौजूदा इमरान खान साहब को मिला है। ये प्राइस है क्या? मसलन मेरे सामने जो उसका कागज़ पड़ा है उसके ऊपर अगर मैं गौर नज़र मारूँ, अब ये इससे क्या मुझे साबित करना चाहते हैं ये कि कीमतों में 3.35% इजाफा हुआ। अब ये फिगर्स हैं उन माहिरीन के निकाले हुए जो बैरून मुल्क दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से पढ़ के पाकिस्तान आते हैं
अच्छे एयर कंडीशन कमरों में काम करते हैं, और ये डाटा उनको पता है कौन देता है, ये पटवारी की सतह से और निचली सतह से ये डाटा जाता है। आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, जब मैं काश्तकारी करता था तो मुझे समझ नहीं आती थी ये कैसे कह देता है सेक्रेटरी बैठ के कि इतने लाख टन गंदम पैदा होगी। तो मुझे मेरे पटवारी ने बताया कि ये गर्दौरी जो हम करते, गर्दावरी होती है, वो रकबा जिस पे हमने कोई चीज़ काश की हो तो उसका वो इंदराज कर लेता है कि भाई इफ्तिखार ने 2 एकड़ लगाई है, जावेद ने 6 एकड़ लगाई है, बुखारी साहब ने 9 एकड़ लगाई है, पीजे मीर चौंका अमीर आदमी है, इसने 11 एकड़ लगाई है। तो हम सब की एकरेज को इकट्ठा करके वो अपनी एक रिपोर्ट एक देहात से इकट्ठी करनी शुरू करता है। फिर देहातों के बहुत सारे इलाके होते हैं, उसको ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करता है कि जनाब मेरे इलाके में इतना रकबा ज़ेरे काश्त है। वो ट्रैवल करता हुआ AC तक जाता है, DC एंड सो ऑन, एंड देन फिर सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी या प्रोविंशियल सेक्रेटरी बैठ के अनाउंस कर देते हैं कि इस साल इतनी गंदम पैदा होगी। जिस मुल्क में ये प्रोसेस हो, उस मुल्क में ये 3.35% का जो फिगर है, ये मुझे मजाक लगता है। एक हफ्ते का, ये हफ्ते का मुझे मजाक लगता है। उसकी वजह ये है कि जो मुझे तो ये फ़ायदा पहुंचा ही नहीं, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। अब बड़े मज़े की बात है कि जब तक हम सिस्टम में ये अच्छाइयाँ नहीं लाएंगे, फिर वही बहस आ जाएगी, मैं लफ्ज़ सिस्टम इस्तेमाल करूँगा, लोगों को पसंद नहीं आएगी, यार ये किस सिस्टम की गल करता है। सिस्टम ये है कि अगर अब हमने गंदम अपने बेची है 1800 रुपये पे काश्तकार ने, बेचते बेचते 1 महीने के अंदर वो 2200 पे गई और अब वो बहुत दूर उसका रेट चला गया। गंदम जिसका स्मगल होकर अफगानिस्तान जाती है तो हमारे यहाँ पे कमी हो जाती है। मुझसे जो 1800 रुपये ली है चीज़, वो 3600 रुपये में चली जाती है। अब वो गंदम जाएगी एक मिल के अंदर, मिल का मालिक उसको फ़ी मन के हिसाब से चार्जेस अलहदा करेगा। अब उस गंदम में से आटा अलहदा कर लिया जाएगा और मैदा अलहदा कर लिया। अब 2 चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है, आटा अलहदा होगा और गंदम अपना वो मैदा अलहदा होगा। हमारे पास ऐसा सिस्टम ही इवॉल्व नहीं कर सकी सरकार अब तक इतने सालों में कि इस एक मन आटे की पिसाई के ऊपर कितनी बिजली खर्च होती है, कितनी उसकी लेबर लगती है, इस पर इसको कितना प्रॉफिट देना चाहिए और मार्केट में कंट्रोल क्या होना चाहिए। जब तक हम इस सारे सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे और इस सिस्टम का इतलाक नहीं करेंगे तो इस किस्म की जो रिपोर्ट है ना, दिस एग्जीक्यूटिव समरी सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर फॉर द वीक, ये जारी होते रहेंगे। इसका कोई फ़ायदा मुझे नहीं। मसलन वो ये कहता है कि टमाटोज़ जो हैं उसमें इजाफा हो गया 20.28% का, और ये जितने भी लोग इस वक्त ये मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम कच्चा जेल रोड से आए हूँ, वहाँ पर टमाटर रेडियो पे बिक रहे हैं, उसकी प्राइस किसने तय की है? कौन है प्राइस तय करने वाला? प्राइस तय करने वाला तो AC था। प्राइस करने के लिए तो मार्केट कमेटी में उसको जाना था, वो तो गया ही नहीं, उसकी तो खिदमत पहले कर दी गई है। अब वहाँ पे 70 साल में ये फैसला नहीं हुआ कि किसान को क्या मिलना है और जो ख़रीदार है उसको क्या मिलना है, और मिडल मैन को कैसे निकाला। भी डिबेट चलेगी, सब दोस्तों ने कंट्रीब्यूट करना है। मैंने तो सिर्फ इतना कंट्रीब्यूट करना था कि जब तक एक सिस्टम इवॉल्व नहीं करेंगे, ये इस किस्म के कागजात जारी करने से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। अगरचे इस पर लिखा हुआ है कि मिर्चों की कीमत 43.42% कम हो गई है। बिल्कुल सही। अच्छा जावेद, ये इन्होंने जो सारी बातें की है, इंडिकेटर तो वहीं जाता है ना कि अगर आपने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर एक इकोनॉमिस्ट को बैठा दिया, किसी और को बैठा दिया, एंड ही डजंट अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर, तो ये तो फेलियर सबसे पहले तो आपका इधर आ गया कि नहीं? नॉट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। पीजे, महंगाई का जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है इस वक्त पाकिस्तान में, और जो पिछले कई सालों से 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, विद एवरी पासिंग डे महंगाई बढ़ ही रही है, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे शहबाज शरीफ की हुकूमत हो। प्रॉब्लम यह है कि हमारी हुकूमतें सच नहीं बोलती, पहला मसला ये है इनका। गवर्नेंस की तो इफ्तिखार साहब ने बात कर ली, और तीसरा इनका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी पॉलिसीज़ में कहीं कंसिस्टेंसी नहीं है। ये पॉलिसीज़ इकनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं बनाते, ये सियासी पॉलिसीज़ बनाते हैं, और उस सियासी पॉलिसीज़ में अपने इकनॉमिक्स को ले आते हैं, जिससे इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाता है। इमरान खान से आप शुरू हो जाएं। इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली तो उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि मैंने IMF के पास जाना है या नहीं जाना। उनको ये बात बेसिक चीज़ नहीं समझ आई, और उसको समझने के लिए 1 साल लगा, और उस 1 साल में पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया।
और जब इकोनॉमी उनको समझ आना शुरू हुई तो फिर इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आई और उसका बयानिया बड़ा सिंपल था कि जी हम महंगाई ख़त्म करेंगे। ये तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि ये प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, इनके पास टीम है जो इमरान खान के पास नहीं थी, वो आएंगे तो ठीक कर देंगे। लेकिन अभी मैं पिछले 3 क्वार्टर्स की महंगाई ईयर टू ईयर देख रहा हूँ कंपैरिजन, तो 39%, 39% एंड 43% ये पिछले 3 क्वार्टर्स की महंगाई है जो एज कंपेयर टू लास्ट ईयर बढ़ी है। ये इन्फ्लेशन है आपका, क्यों ना बढ़े? आपने झूठ बोला कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 12% होगी बजट में, या भी जून की बात कर रहा हूं, और अभी 2 से 3 महीने गुजरे हैं तो इन्फ्लेशन देख लें। आपने कहा हम मार्केट रेट नहीं बढ़ाएंगे, आज मार्केट रेट 18% है। आपने कहा कि डॉलर हम कंट्रोल में ले आएंगे और डॉलर देखें कहां से आज 215 पे बंद है। बिजली का आपने कहा कि बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी, तो तकरीबन अभी तक 9.5 रुपए पर यूनिट बढ़ चुकी है। मुझे सिर्फ एक सादा इंसान के तौर पे मेरा सवाल यह बनता है कि डॉलर आपके काबू में नहीं, बिजली आपने 3 गुना महंगी कर दी है, आपने बैंक रेट्स 18-19% पे ले गए हो, तो महंगाई कंट्रोल कहां से होनी है? आपने कहा जीडीपी ग्रोथ 5% होगी, अभी 3-3.25% से ऊपर नहीं है। तो अशाया खुर्दोनेश की कीमतें क्यों ना बढ़ें? इसलिए बढ़ेंगी कि आपकी वो कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसीज की जिसकी मैं बात कर रहा हूं। बात सिंपल ये है पीजे कि अगर आपने मुल्क को माशी तौर पे सर्वाइवल और स्टेबल करना है और महंगाई के जिनको काबू करना है, तो आप सबको मैशत के ऊपर बात करनी पड़ेगी, चाहे किसी को वो बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना। वरना ये जो डंग टपाव है, फायर फाइटिंग है, ये चलती रहेगी। आप और मैं इसी तरह रोना रोते रहेंगे, महंगाई का तूफान चलता रहेगा, गरीब पिसता रहेगा और हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसी तरह शराफिया जो है वो अपनी मन मर्जी की हुकूमतें करती रहेगी, चाहे वो इमरान खान की शक्ल में हो चाहे किसी और शक्ल में हो। ब्रेक का वक्त हो गया है। ये जो जावेद बातें, ठीक है, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन उस चीज को टच नहीं किया, द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आप एक मर्सिडीज गाड़ी लेते हैं, उसके अंदर आप एक कल्टस वाले को कहेंगे तो मर्सिडीज का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो द क्वेश्चन है राइजेस कि आप छोड़ दें इमरान को, छोड़ दें शहबाज को, छोड़ दें नवाज को, छोड़ दें जरदारी को। आप अपने घर को देखो कि आपने अपने घर में क्या कॉम्पिटेंट लोग रखे हैं, क्वालिफाइड लोग रखे हैं जो एग्रीकल्चर को समझते हैं। हम 85 कहते हैं ना, 85% एग्रीकल्चर। तो 85% एग्रीकल्चर के साथ क्या आपने डैम्स बनाए इनको दिए? आप तो टांका पट्टी के साथ चलते हैं। फ्लड आते हैं, आप एक तकरीर हो जाती है, हर साल फ्लड आते हैं, तकरीर हो जाती है। तो एग्रीकल्चर कहाँ है? आपका तो बड़ा गर्क हो गया बिकॉज इनकॉम्पिटेंसी। और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। महंगाई पे बात हो रही है। एक आम आदमी जो वो क्या 20-25 हजार रुपया ले रहा है, वो अपनी जिंदगी आम चला सकता है? बच्चों की फीसें देखें, बच्चों की फीसें दे सकता है। मेडिकल जो शुरू किया हुआ, ये बड़ा अच्छा काम है, 10 लाख वाला, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 4 बच्चे, बिजली का बिल, और मैंने बल्कि भेजा भी है हमारे कॉलीग्स के पास, वो किस तरह जिंदा रहेंगे? इफ्तिखार साहब। देखिए जी, मैं तो जो बात कर रहा हूँ वो मज़े की नहीं है, वो मैं किसी सियासतदान को ना गाली दे रहा हूँ ना किसी को शाबाश दे रहा हूँ। मैं तो एक सिंपल सी बात मैंने आपके सामने रखी है कि मुझसे जो 1800 रुपये मन गंदम खरीदी गई अप्रैल के महीने में, आज मई, जून, जुलाई और अगस्त, इन 4 महीनों में वो गंदम का जो आटा है उसका रेट कैसे बढ़ गया? असल में फिर वो सवाल का पैदा होगा कि जब आपको पता ही नहीं, आपने आपके महकमों ने कभी रिसर्च की नहीं, इसके लिए कोई प्राइस फिक्स की नहीं। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है। हमें कहा जाता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइसेस फिक्स नहीं होती। आप बरतानिया में बैठे हो, क्या बरतानिया में फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं है? बिल्कुल है ना। तो क्या आपने देखा कि रोज़ एक प्राइस बदल जाए हर एक चीज़ की? वहाँ पे प्राइसेस बदली हैं, पेट्रोल की, इलेक्ट्रिसिटी की, ये बदली हैं। 2 मेजर प्राइसेस हैं जो इंटरनेशनल वजूहात के बिना पे उसमें तब्दीली आती है। बाकी चीज़ ये तो नहीं कि आप एसडा पे जाएँ, आज तो कोई और रेट है, और एसडा पे जाएँ कल कोई और रेट है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, जिसके लिए हमने मजिस्ट्रेट रखे हुए हैं, एसी रखे हुए हैं,
मार्केट। आपने बड़ा अच्छा सवाल एक किया था कि इफ्तिखार साहब वो किधर गए आपके जुम्मा बाज़ार, वो इतवार बाज़ार। सर वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। उन जुम्मा बाज़ारों और इतवार बाज़ारों को लगाने के लिए करोड़ों रुपया का खर्च होता है बिला वजह, और वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के दुकानदारों को इजाज़त होती है कि वो आके चीज़ें बेचें, और इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें वहाँ पे नहीं होती हैं। मेरी बहस ही कुछ और है। मैं कहता हूँ कि देखिए मेरे सामने जो आज ये प्राइस के बारे में काफ़ी चीज़ें आई हैं, मतलब अब अंडों की बात की जा रही है। सर अंडे तब सस्ते होंगे जब अंडों की फीड सस्ती होगी। अगर अंडों की फीड बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं वो सरमायादारों के हाथ हैं, और वो कहते हैं कि हम इसकी फीड बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो महंगे ख़रीदते हैं, तो हमें फीड महंगी बना के बेचेंगे। ये एक चेन है। इस पूरी चेन को स्टडी करने की ज़रूरत थी, और हर जगह पे माहिरीन की ज़रूरत थी कि वो अपनी इनपुट दें। मसलन अगर इस दफ़ा हमारी गंदम कम हो गई है, जब हम 1 लाख हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो अगले साल इनको पता नहीं कि अगले साल हमने क्या करना है, सीड कहाँ से लाना है। उस वक्त जब काश्त होगी तो यूरिया की और DAP की कीमत हमने क्या रखनी है, ये एक डिबेट है ना। अब यूरिया बनाने वालों को तो हम गैस दे देते हैं और सस्ते नरखों पे दे देते हैं कि वो जितना मर्जी माल कमाएं, लेकिन जब मैं काश्तकार के पास आती है, बास का तो मेरे पास इस दफ़ा आई नहीं थी, अगर आई है तो मुझे ब्लैक में मिल रही है। ये बहुत बहुत गंभीर मामला है, और ये वाकई नेशनल डिबेट चाहता है। और इसमें तमाम जो मुल्क के इक़्तिसादी माहिरीन हैं, जो यूनिवर्सिटियों में टीचर्स पढ़ाते हैं, जो इस पर काम करते हैं, उनको आगे आना चाहिए और कोई एक सब्जेक्ट चुन लेना चाहिए। मसलन कोई घी के ऊपर स्टडी करे, कोई चीनी के ऊपर स्टडी करे, कोई हमारा चीनी की बात कर लें। हम जब गन्ना काश्त करते हैं, सबसे ज़्यादा महंगा काम हम ये है कि सबसे ज़्यादा पानी जो पीता है वो गन्ना पीता है। पूरे 1 साल की फसल होती है। जब हम फसल को काट के लेके जाते हैं तो हम ट्रालियों की शक्ल में खड़े होते हैं मशीन तक जाने के लिए, फैक्ट्री तक जाने के लिए। जब हम फैक्ट्री के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो उसके जो गुंडे हैं, जो उसके चलाने वाले हैं, वो कहते हैं, जब हम तुलवाते हैं वो कहते हैं कि आपके इस गन्ने के अंदर रस कम हो गया है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, कि इसके ग्लूकोज कंटेंट कम हो गया है। उसकी प्राइस फिर उसकी मर्जी पे चली जाती है। सर ये तो हर एक चीज़ जो इस लिस्ट में लिखी है उसके लिए पूरी की पूरी कमेटीज़ होनी चाहिए, जिसमें आवाम के नुमाइंदे भी हों, लोगों के नुमाइंदे भी हों, और फिर तय करें कि हमने करना क्या है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल की प्राइस तय कर सकते हैं, और ये करनी चाहिए। लेकिन आप ये तो नहीं खुली छुट्टी दे दें, बस चीनी कहाँ से कहाँ जम कर गई, ये क्या बात हुई। कोई पूछने वाला है? सबसे सस्ता पानी मिलता है नहरी। अगर मैं ट्यूबवेल चलाता हूँ तो ट्यूबवेल पे मुझे पर एकड़ जो कॉस्ट आती है वो ज़्यादा है। नहरी पानी तकरीबन मुझे मुफ्त मिलता है, लेकिन सारा नहरी पानी अगर आप गन्ने के काश्तकारों को दे देंगे तो बाकी काश्तकार क्या करेंगे। बहुत गंभीर मामला हैं सर, माफ़ कीजिएगा मेरी फजूल बातों को, इसमें कोई मज़े की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने बात छेड़ दी है कि महंगाई को कैसे काबू करना है, तो महंगाई को काबू करने के लिए हुकूमतों की विल होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, और वो 5 साल के लिए 10 साल के लिए नहीं, मुकम्मल महकमे हर वक्त ये काम करें। बुखारी साहब, इन्होंने जो बात की है, आप रहीम यार खान से थोड़ा सा बाहर चले जाए, मतलब 6-7 मील टुवर्ड्स दी इंडस आप चले जाए, सिंध, दरिया सिंध, जो सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग है, आप अपना पैर रखेंगे, आपका पैर अंदर चला जाएगा। अब वहां गन्ना ही आप उगा सकते हैं क्योंकि पानी है। आपने वो जो पानी को आपने एक्सट्रैक्ट करना है, मशीनें आपकी खराब है, बाय द वे। सिर्फ एक आदमी वहां काम कर रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसने बहुत काम किया वहां। द क्वेश्चन इज, आप फार्मर्स को फोर्स कर रहे हैं कि गन्ना ही उगाओ, वीट ना उगाओ, तो वहां आपकी वीट की शॉर्टेज हो जाती है। तो इस पे कंट्रोल तो कहीं होना चाहिए कि नहीं? देखिए कंट्रोल तो होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम और ज़रा बैकग्राउंड में जाके उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। एक तो बहुत सा काम तो कर दिया खान साहब ने, बता दिया प्राइसेस कैसे तय होती हैं, कहाँ पर फॉल्ट है, सबको अपना फोकस रखना चाहिए। 2-3 चीज़ें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये खाने पीने की चीज़ें तो एक चीज़ है, जो दूसरा सबसे बड़ा बोझ आम आदमी पर है वो है यूटिलिटी बिल्स का। वो चाहे गैस की कीमत है, चाहे बिजली की कीमत है, चाहे वो पेट्रोल की कीमत है, चाहे कुछ भी है, उसने तबाही कर दी है उसकी। दूसरी बात यह है कि असल में फोकस जो है ना पिछली हुकूमत का और ना मौजूदा हुकूमत का, गरीब आदमी की जो कसम पुरसी की हालत है उसको ठीक करने का नहीं है। PTI 4 साल चोर 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 डाकू 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 करती रही। PDM पिछले 4 महीने से पिछली हुकूमत का कसूर है, पिछली हुकूमत का कसूर है, पिछली हुकूमत का कसूर है। ये गिरदाने तो हम सुन रहे हैं, लेकिन हमें कहीं सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। जो आपने वाटर लॉगिंग की बात की, देखिए गुजारिश ये है कि 2-3-4 कोशिश इस मुल्क में बेहतर हुई थी, लेकिन वो सियासत की नज़र हो गई। अगर कालाबाग डैम बन गया होता तो आज ये जो सैराब करने का फसलों को मसला है,
या इरिगेशन का जो मसला है ज़राअत का, वो इस बदतरीन शक्ल में ना होता हमारे सामने। वो पानी जो हम हर साल समुंदर में जाने देते हैं बारिशों का, उसके लिए हमारे पास रिजर्वायर नहीं है। हिंदुस्तान ने ये मसला हल कर लिया क्योंकि वहाँ की विजडम और वहाँ की जो सियासत थी वो नेशनल पॉलिटिक्स थी। ये इन 3 दरियाओं पर जो हमारे यहाँ खुश्क हो गए हैं, अब 362 छोटे बड़े डैम बनाए हैं भारत ने पिछले 22 साल में। वेयर आर वी? एक कालाबाग डैम बनाने की बात हुई थी, लोगों ने कहा हमारी लाशों पे बनेगा, सिंध ने कहा हमारे इंटरेस्ट पंजाब खा गया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन चूंकि हुकूमतें वीक थी इसलिए स्टांस नहीं ले सकी। देखिए मैं आपको रिकॉल करके बताता हूँ कि जब मंगला डैम बन रहा था और तरबेला डैम बन रहा था, तब भी लोगों ने यही कहा था कि हमारी लाशों पर बनेगा। बिल्कुल, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, रिकॉल करके सही कह रहे हैं। लेकिन अनपॉपुलर डिसीजन लिया अयूब खान ने। आप जरा तसव्वुर तो करके देखें कि अगर ये 2 डैम हमारे पास ना होते तो हम कहाँ खड़े थे। तो मेरे ख्याल से हमें वो फैसले करने चाहिए जिससे आने वाले वक्त में हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और एक आम आदमी जो है उसके ऊपर से बर्डन कम होगा। कोई नहीं कर रहा ये पीजे, मैं आपको कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, ये फोकस ही नहीं है। फोकस है अपने इक़्तिदार को टूल देने का, एक दूसरे से बदला लेने का। तो फिर गरीब आदमी का तो हाल यही रहेगा। मुझे बताएं आप कि 18% महंगाई के ऊपर तो आपने मारी चीखें और आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करा लिया, तो 42.3% महंगाई जो है इसको कौन डिफेंड करेगा? हाउ कैन एनीबडी डिफेंड इट? तो हम जब तक फोकस नहीं होंगे, जब तक हमारी लीडरशिप जो है वो गरीब आदमी के बारे के मामलात को प्रायोरिटी नहीं देगी, अपने इक़्तिदार की लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, तो हम इससे भी बदतर सूरत हाल के लिए बर्क रफ्तारी से अपना सफर जारी कर दें। बिल्कुल सही कहा आपने। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जावेद आपने इस पे अपना इंटेक देना है। आज ही है कि 2025 के अंदर वी विल हैव स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। अब ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। हम यहाँ बहस कर रहे हैं, मैं क्या कहूँ, भौंक रहे हैं कि डैम्स बनाओ। इस पे कुछ सोचता नहीं है। तकरीरें जैसे पहले का हर साल तकरीर हो जाती है, हाँ जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये एड इधर से आ गई, एड उधर से आ गई, लेकिन हमने रेले को रोकने के लिए रेजर्वायर नहीं बनाना, बस रेजर्वायर नहीं बनाना, पॉइंट स्कोरिंग करनी है और हर चीज को पॉलिटिक्स का एक आप कह लो शिकार करना है। और बात करते हैं और देखते हैं कि इस पे जावेद क्या बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। जावेद, अब आपने हमें सोल्यूशन देना है। प्रॉब्लम तो हमें सब पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है और पता नहीं 75 साल से हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। आज अपनी आप अच्छी राय के तहत मुझे बताएं कि हम इस महंगाई का हमारे पास एक्चुअल सोल्यूशन क्या है? बड़ा सिंपल सोल्यूशन है पीजे। आप एक बात करते होते हैं ना कि टांका पट्टी, हमारी जो निज़ाम मईशत है वो टांका पट्टी पे चल रही है। पहला तो सोल्यूशन ये है कि इस टांका पट्टी को ख़त्म किया जाए और जो भी 10, 20, 25 साल की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो बनाई जाए। उसकी मैं आप बड़ी सिंपल और ज़िंदा मिसाल देता हूँ कि अभी पंजाब गवर्नमेंट चेंज हुई और उसकी हालत आपने ये देखी कि बजट में कहीं ये चीज़ें मेंशन नहीं हुई। बजट आप क्या बनाते हैं कि अगले पूरे साल की फोरकास्ट करते हैं, उसकी प्लानिंग होती है कि आपने रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है और कैसे खर्च करना है, कितनी तनख्वाहों के ज़ुमरे में। आपने बेतहाशा लोग भर्ती करना शुरू कर दिए, तनख्वाहें डबल ट्रिपल कर दी। मतलब देखो, अगर यही आपकी सोच है, यही पॉलिटिकल आपकी सोच चलेगी तो आपकी इकोनॉमी कभी भी ठीक नहीं होगी। पहली चीज़ तो हमें इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा कि इकोनॉमी के ऊपर हमने सियासत नहीं करनी। जिस दिन ये फैसला करेंगे उस दिन हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरी, मैं जो IMF की बात है, IMF ने, मैंने पहले भी एक शो में कही थी कि उनका रीजनल डायरेक्टर, जो बंदा आपके पूरे IMF डील को लीड कर रहा था, उसने एक ट्वीट पे फ़ोन किया था। तो बात यह है कि हमें सोचना पड़ेगा कि जो हम कमिटमेंट करते हैं, दूसरा सॉल्यूशन कि हम अपने इकोनॉमिक मसाइल को हल करने के लिए जो कमिटमेंट करते हैं उनको ओन करें, क्योंकि ये अब मुश्किल वक्त है। जहां आप 140 अरब डॉलर के कर्जों के नीचे हैं, वहां आपको कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी, लेकिन कड़वी गोलियों के बाद ही सेहतमंद होते हैं। मसला ये है कि आज एक चाहता है कि मुझे हुकूमत से क्यों निकाला, मुझे दोबारा हुकूमत दो। दूसरा चाहता है कि मैंने केसेस ख़त्म कर दो, हुकूमत में रहने दो,
इकोनॉमी जहाँ से आई है वहीं चली जाए। जो बुखारी साहब बात कर रहे थे, इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आप पिछले 6 महीने की उठा लें। तीसरा सोल्यूशन ये है कि खुदा का वास्ता है, अहले इक़्तिदार के लोगों, कुछ गरीब अवाम का ख्याल करो, अपनी सियासत, अपनी लड़ाइयाँ, अपनी खलफशार निबेड़ो, लेकिन इनके नाम पे सियासत मत करो, इनकी जिंदगियां जीरन मत बनो, इनके घरों के राशन पे डाके मत डालो। आपको नहीं फर्क पड़ता बिजली के बिल से, आपको नहीं फर्क पड़ता राशन महंगा हो या सस्ता हो, आपको नहीं फर्क पड़ता पेट्रोल सस्ता है या महंगा, क्योंकि आपका तो सरकारी चल रहा है। उस गरीब आदमी का सोचो। ये उसी वक्त पीजे मुमकिन है। वन लाइन सोल्यूशन, कंसिस्टेंस ऑफ माशी पॉलिसीज। जिस दिन इस मुल्क में ये हो गई, मुल्क का मसला हल हो जाएगा। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। क्यों जी बुखारी साहब, आपने और इफ्तिखार ने मुझे एक बताया, 25,000 रुपए के ऊपर आप अपने घर कैसे चलाएंगे? प्लीज इसका मुझे बजट ब्रेकडाउन दे दें कहीं। देखिए, अगर ये बजट बन सकता होता तो इस वक्त बैठ के हम यहाँ चिल्ला न रहे होते। ये तो तय हो गया है कि इस मीगर अमाउंट में किसी एक ऐसे घर का जिसमें 2 बच्चे हों सिर्फ, और आप उनको पढ़ाएं भी ना, अभी आप उनका सिर्फ खाने पीने का, उनको लुक आफ्टर करने का, अगर उनके कपड़े, इसका भी अगर बजट बनाए तो 25,000 में नहीं बनता है, क्योंकि उसके अंदर से 6 से 10,000 रुपये तो किराए का एक कमरे का मकान पे चले जाएंगे। बुखारी साहब, इस महीने जो बिजली का बिल आए हैं वो डबल ट्रिपल आए बिल। जी, वो तो अभी रोना, वो पूरे प्रोग्राम का एक सब्जेक्ट है। लोगों की चीखें निकल गई हैं। जिसका 10,000 बिल आता था उसका 32,000 बिल आया, जिसका 20 आता था उसको 50,000 का बिल आया, और 2-2 दफ़ा फ्यूल एडजस्टमेंट जोड़ी हुई है, और 2-2 दफ़ा ही पूरे अमाउंट के ऊपर 17.5% जीएसटी भी लगाई हुई है। तो वो तो चीखें अलग निकल रही हैं, उसके ऊपर तो किसी वक्त करेंगे। ज़िंदगी दूबर हो गई है, ज़िंदगी अजाब हो गई है। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी गरीब का कोई तल्लक नहीं कि IMF की डील आपकी हो रही है कि नहीं हो रही है। वो तो कहता है मेरी रोटी किसे है। अगर उसकी रोटी नहीं होगी तो डरना चाहिए हमें उस वक्त से जब वो रोटी छीनने का फैसला कर लेगा। बहुत सारे मुल्कों की मिसाल है, मैं जाना नहीं चाहता उस तफसील के अंदर। फ्रांस के अंदर गोश्त के एक लोथड़े पर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, जिसने जाते हुए शाही काट से एक लोथड़ा निकाल लिया था। पीजे, आई होप यू नो दैट। तो ये इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती जा रही है, अनलेस आवर लीडरशिप राइजेज टू द ओकेजन और ऐसे फैसले करे जिससे फौरी तौर पर गरीब आदमी को रिलीफ मिले। कुछ ऐसा नहीं हो रहा, एंड दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट। क्यों जी इफ्तिखार साहब, आपका क्या इस पे? सर, मेरा इस पे है कि ना तो ये किसी के केसेस बचाने की ड्रामा की बात है, और ना ही किसी का ये मुतालबा मानने की बात है कि जनाब जो लोग हैं हमारी मदद करें, वो जो हो गए हैं इंडिपेंडेंट हो गए हैं या न्यूट्रल हो गए हैं, वो अपनी न्यूट्रलिज्म छोड़ दें। ये बहस है ही नहीं। शायद हम गलत डायरेक्शन पे डिबेट ले जाते हैं। डिबेट सर ये है कि जब आपके पास उन चीज़ों की मनसूबाबंदी नहीं है जो हमारी ज़रूरत की, जिसका आप रोना रो रहे हैं। मसलन अगर आपकी दाल मसूर का रेट 42.31% बढ़ गया है, तो ना तो इसमें जिन्होंने अपना कंधा दिया है कुछ लोगों की आपस की जंग में अपना, और ना ही जो न्यूट्रल को वापस बुला रहे हैं उनका कोई मसला है। ठीक है, उनका ये मसला ही नहीं है। ये मसला है इक़्तिसादी मामलात का, ये मसला है इक़्तिसादी पॉलिसियों का। आगे चलते हैं जी। अब मुझे बताएं कि अगर चिकन महंगा हो गया है 69%, तो ये कोई मसला किसी न्यूट्रल को बुलाने या जेलों से बचने के लिए इक़्तिदार में आने का मसला नहीं है। आगे चलें जी। अब देखें हमारा ये मसला, अगर दाल चना महंगी हो गई है और हुई भी 58% है, तो इसमें भी किसी की सियासत वरासत का कोई तल्लक नहीं है। फिर अगर अब बड़े मजे की बात सुनिए, वॉशिंग सोप, इस वॉशिंग सोप की प्राइस बढ़ गई है 62%। क्या इस वॉशिंग सोप में भी किसी का पॉलिटिक्स का तल्लक है? नहीं जनाब। बात बुनियादी ये है कि ये एक बहुत संजीदा मामला है कि 100-125 चीज़ें इंसान के इस्तेमाल की ऐसी होती हैं। साहब इफ्तिखार, इसको इसी चीज को प्लीज आप जरा कंटिन्यू करें। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, एंड आई वांट यू टू स्टार्ट राइट फ्रॉम हियर। ये जो आपने अभी बात की है, एक ब्रेक में चलते हैं जी, और उसके बाद इफ्तिखार क्या बात करते हैं, लेट्स हियर हिम आउट। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू डीएनए। ब्रेक से पहले इफ्तिखार अहमद बात कर रहे थे इक्तिसादी चेंज। अब बिल्कुल एग्री करते हैं, आई एम श्योर हमारे बाकी पैनलिस्ट भी करते हैं, लेकिन इनको इफ्तिखार साहब लेके कैसे आएंगे जब ये सारे मुलव्वज़ हैं एक दूसरे पे गंद उछालने के लिए? सर वो एक दूसरे गंद उछालने से मुझे नहीं फ़र्क पड़ता,
वो कुछ भी नहीं होते। हकीकत में ब्यूरोक्रेसी चलाती है निज़ाम को। चीफ सेक्रेटरी चलाते हैं, 4 चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनके नीचे फिर सेक्रेटरीज होते हैं, फिर उनके नीचे डिप्टी सेक्रेटरी वेक्टरी, ये बहुत कुछ होता है, फिर असिस्टेंट कमिश्नर होता है, फिर डिप्टी कमिश्नर होता है। ये चलाते हैं निज़ाम को। उन्होंने प्राइसेस को कंट्रोल करना है, वो स्टडीज़ करते हैं। ये सारी स्टडी ना तो इमरान खान ने करके मुझे मेरे आगे रखी है और ना ये नवाज शरीफ की हुई स्टडी है। ये मैं नहीं मानता। वो एक निज़ाम को चलाने के लिए आते हैं पार्लियामेंट को, लेकिन बाकी निज़ाम तो वो नहीं चला रहे ना। वो तो हार्डली बेचारे 5 साल भी पूरा नहीं करते। और वो जो लोग आए हैं जो ये फैसले करते हैं जिनकी वजह से हमें जलील होना पड़ता है, वो तो 30 साल के लिए आते हैं। और अब तो ऐसा मसला हो गया कि ऐसे से जहल किस्म के लोग इसमें इंडक्ट किए जा रहे हैं सर्विसेज में, आप सोच नहीं सकते। वो बहस हो रहा है। मसलन एक बात कहूँगा, उसके बाद ख़त्म। मसलन मुझे बताए कि जो ये पाँव में पहनने वाली चप्पल है, अगर ये 52% महंगी हुई है, तो मुझे बताएं कि क्या इस चप्पल की महंगाई का जिम्मेदार मैं इमरान खान को ठहरा दूँ या उन लोगों को ठहरा दूँ जिनके बारे में मेरा दोस्त जावेद कहता है कि वो जेल से बचने के लिए भाग गए हैं और इक़्तिदार में आ गए हैं? नहीं जनाब, ये आपके निज़ाम में ब्यूरोक्रेसी और सरमायादार जिसके हाथ में पूरा निज़ाम है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। अभी तो कुछ और कह रहे थे ये, लेकिन उधर ना जाइएगा, शहबाज गुल उधर गया हुआ है जी। आगे मैंने कह दिया कहना था जी। बुखारी साहब, मेरे ख्याल से उनकी बात जो उन्होंने कही है, उससे पहले जावेद जो कह रहा था, हम सब का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। गरीब आदमी की हालत ज़ार जो है, इसको फोकस करें। अगर ये फोकस नहीं होगी तो आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। कोई ताकतवर तरीन हुकूमत जो है वो अवाम के इख्तियार और उसके गैज़ो गज़ब से नहीं बच सकती। मेरा मशवरा है ये कि आप अपनी पॉलिटिकल वेंजियंस को जारी रखें, क्योंकि आप इससे बाज नहीं आ सकते, लेकिन कुछ वक्त ज़रूर निकालें इस गरीब आदमी के लिए जो आजकल मुख्तलिफ़ किस्म की तबाहकारियों का शिकार है। सैलाब ने क्या हालत की हुई है यहाँ पीजे। आई विश वी कैन ब्रिंग दैट टू द टीवी स्क्रीन। किस्तों के अंदर सूरत हाल हमें दिखाई जा रही है, लेकिन ओवरऑल जहाँ एक सूबे में 625 जानें चली जाएँ, जहाँ 1290 किलोमीटर की सड़कें तबाह हो जाए, एक सूबे का बता रहा हूँ अभी आपको, बलूचिस्तान, वहाँ हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं? ये सारा कुछ बर्डन पड़ेगा। वो वक्त गए जब हम ये उम्मीद करते थे कि ज़लज़ला आ गया और बाहर से बस डॉलर जो है उनकी फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। हमने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है फॉर सक्सेसिव रॉन्ग पॉलिसीज दैट वी हैव बीन फॉलोइंग। बुखारी साहब, जरा जावेद साहब का भी जरा टेक ले लें जी। जावेद पीजे, देखो, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स तो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन फैसले हमारी हमेशा से सियासी क़यादतें करती हैं। ये सबको पता है। प्रॉब्लम इधर ही आता है कि जो फैक्ट्स आपको, जो स्टैट्स आपको दिए जाते हैं, आप उनको साइड पे करके आप शॉर्ट टर्म मेजर्स के तौर पे पॉलिटिकल गेन्स हासिल करने के लिए माशी पॉलिसीज बनाते हैं, जिससे वो टाइम तो स्पैन गुजर जाता है, लेकिन ओवरऑल बर्डन फिर अवाम को देना पड़ता है और वो सारा बोझ अवाम उठाते हैं। यह है बदकिस्मती। जब तक हम अपनी इकोनॉमिक सॉल्यूशंस को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल पे नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त तक हमारी मईशत दुरुस्त सिमत में नहीं जा सकती। उसकी जिंदा मिसाल आप ले लें कि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि इमरान खान की हुकूमत में आपको पता ही नहीं था कि IMF के पास जाना है या नहीं जाना। उसकी वजह से नुकसान हुआ। जब ये हुकूमत में आए, इन्होंने 1.5 महीना लेट किया, जिससे पाकिस्तान को 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ। उसका नहीं पता था। इमरान खान जाते हुए आपका करंट अकाउंट डेफिसिट लंबा छोड़ गए, जिससे मुल्क की मईशत तबाह हो गई। सो ये वो फैसले जो सियासी क़यादतें करती हैं, खुदा का वास्ता इन सियासी क़यादतों को होश के नाखून लेने चाहिए। थैंक यू जावेद, थैंक यू इफ्तिखार साहब, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू बुखारी साहब। आज का प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है। ये बड़ी अच्छी बात की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इन जिस तरह इफ्तिखार साहब ने भी कहा, बुखारी साहब ने, ये जो डिपार्टमेंट्स है रन ये करते हैं। पॉलिटिशियंस तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इन्होंने जो एक्चुअल जो इंजन रूम है, मशीनरी, मैकेनिज्म, वो इन्होंने चलाना है। तो अगर ये क्वालिफाइड नहीं होंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, हमें मायूस नहीं होना है। प्रॉब्लम्स आती हैं, आएंगी, आती रहेंगी, बट वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव। इसलिए मैं कहता हूं, लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफिज।